तमाम F-16 को ग्राउंड कर दिया गया। भारत ने जारियत करने की कोशिश की तो उसको मशरिक से मारना शुरू करेंगे। बांग्लादेश के अंदर चाइना अपने एयर बेसिस बना रहा है, वहाँ पे आग भड़क रही है। भारत की तकसीम के हवाले से आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, पूरा मौत का जाल बिछा चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप DGISPR का बयान सुन चुके होंगे कि अब अगर भारत ने जारियत करने की कोशिश की तो उसको मशरिक से आगाज़ किया जाएगा और मशरिक से मारना शुरू करेंगे, और मगरिब में तो हम खुद हैं ही हैं। अब ये बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है और इसकी समझ नहीं आ रही कि भाई जब हम मगरिब में हैं और हमारे मशरिक के अंदर भारत है और भारत के मशरिक के अंदर बांग्लादेश और उस तरफ ऊपर चाइना और 7 सिस्टर स्टेट्स और म्यांमार है, तो ये मशरिक से क्यों मारने की कोशिश की जाएगी? इसके पीछे क्या साइंस है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे कि अब बात ये की जा रही है कि हम सेकंड स्ट्राइक, मतलब ये कि हम सिर्फ जारियत का जवाब नहीं देंगे, हम प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, जो कि लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक बहुत ही असर शख्सियत ने इसके बारे में बताया कि कब पाकिस्तान का पारा लबरेज होगा और पाकिस्तान अटैक करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में आपको बताएंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान ने F-16 को अपने हवाई बेड़े से रिटायर कर दिया है। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले मशरिक से मारने पे। बात यह है कि आपको पता है कि इस वक्त न्यू रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत मजबूत हो रहे हैं। वहाँ पे चिकन नेक जो कि वीकनेस है, 10, 12, 18 किलोमीटर का टोटल एक पट्टी है जो कि पूरी 7 रियासतों को भारत से अलग कर देती है। एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ हम देखते हैं चाइना है, नीचे बांग्लादेश है। बांग्लादेश के अंदर चाइना अपने एयर बेसिस बना रहा है, और दूसरी तरफ ये कि वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ पे आग भड़क रही है। अब आपको पता है कि इंडिया में कभी भी अक़लियतों को ना इज़्ज़त दी गई, ना उनको उनका मुकाम दिया गया। अब इस वक्त वहाँ पे बेतहाशा अलहदगी की तंजीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। अब आपको 7 सिस्टर के बारे में अगर मैं बताऊं, आसाम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड के अंदर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। जब वहाँ पे अटैक भी होंगे तो इसके क्या असरात हो सकते हैं। अब उसके साथ ही भारत के मशरिक में अगर हम देखें, झारखंड, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर भी अलहदगी की तंजीमें चल रही हैं। और हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे दावा किया जाता है नागालैंड के अंदर बागी नक्सल कि 2050 तक पूरी इंडियन सरकार को गिरा देंगे। और इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि उनके अपने जंगी हथियार हैं, तोप हैं, टैंक हैं, छोटे मज़ाइल हैं उनके पास, पुलिस है, उनका अपना आइन है, उनकी फ़ौजी हैं, यहाँ तक कि हर तरह की चीज़ें हैं उनके पास। और उनके यहाँ जो वज़ीर आज़म हैं वो बैरूनी दौरे भी करते हैं, और उनके अपने सरकारी दफातर हैं जहाँ पे वो बैठ के काम करते हैं। हर बार 100 मिर्चें और 100 जूते खाकर भारत ने पसपाई की, उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब से पाकिस्तान ने शराफत इख्तियार की है और वहाँ पे जो आज़ादी की तहरीकें हैं उनको सपोर्ट करने से इज्तनाब किया है, जब से भारत चौधरी बना हुआ है, और वो उल्टा खुद पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान और KPK के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें, तमिलनाडु जो है वो पाक भारत तकसीम के वक्त से जो है उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया हुआ है। निक्सल तहरीक जो है वो चीन के अजीम इनकलाबी रहनुमा माओ जे तंग के नज़रियात से मुतासिर हैं, इसलिए इन्हें माओइस्ट या बागी भी कहा जाता है। चाइना की तरफ से भी कहा जाता है कि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मणिपुर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहाँ पे मौजूद है, और इसके साथ ही गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 1000 भारतीय फ़ौजी वहाँ पे मारे जा चुके हैं। खालिस्तान को आप अलग देख लें, कश्मीर के अंदर आप अलग देख लें,
पंजाब के अंदर अलग से वहाँ पे मामलात ख़राब हुए हैं, मणिपुर के अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, नागालैंड के अंदर आपको बता चुका हूँ, और इस तरह हर जगह पे हम ये देख रहे हैं कि भारत की तकसीम के हवाले से वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। और ऐसे में अगर वहाँ पे जंग शुरू हो जाती है, अब पाकिस्तान ने ज़ाहिर सी बात है ये तो नहीं कहेगा पाकिस्तान कि जनाब हमारे ऊपर हमला करेंगे तो बांग्लादेश उसके ऊपर हमला कर देगा, इंडिया हमारे ऊपर हमला करेगा तो चाइना उसके ऊपर हमला कर देगा। यकीनी तौर पे ऐसा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ने इशारों में अपनी बात समझाने की कोशिश की है। अगर इनको समझ आ जाए तो जी बिस्मिल्लाह, अगर नहीं समझ आती तो इससे पहले भी ये जूते खा चुके हैं। वहाँ पर हर रोज़ चाइना नाम चेंज कर रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेके हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे ऊपर जो इलाका है लड़ाइयाँ हो रही हैं चाइना के साथ, और वहाँ पे चाइनीज़ अपने एयर बेसिस बना रहे हैं, पूरा मौत का जाल बिछा चुके हैं। $44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, कई हज़ार किलोमीटर के जो रेल नेटवर्क्स और दीगर चीज़ें बना चुके हैं, और इनको बीजिंग और PLA के जो कमांड सेंटर्स हैं उनसे अटैच कर दिया गया है, और वहाँ पे हवाई अड्डों से लेके हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। क्योंकि आपको पता है कि तिब्बत जो है चीन के लिए बहुत हसास है, वो किसी भी सूरत जो है भारत को जो मैकमोहन लाइन है उनकी 2000 किलोमीटर उसके ऊपर भी इतनी सी भी गुंजाइश देने के लिए वो तैयार नहीं है। इसके साथ ही कहा यह जाता है कि पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव अटैक भी कर सकता है। उसके साथ ही मेरे जहन में ये आइडिया आया कि यार पाकिस्तान किस सूरत में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। मैंने जब पाकिस्तान के नूर खान एयर बेस पर अटैक हुआ था उस वक्त कहा जा रहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, तो मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान ने आखिर कोई ना कोई अपनी रेड लाइन तो बनाई हुई होगी। बहरहाल अभी तक पाकिस्तान ने कहीं पे भी सरकारी तौर पे कोई ऐसा बयान या रिटर्न न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन नहीं दिया, लेकिन 4 चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि स्ट्रेटजिक प्लान डिवीज़न SPD के जो उस वक़्त सरबराह थे लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद कुदवाई 2001 के अंदर, उन्होंने कहा था कि हमारी ये 4 रेड लाइंस जो भी क्रॉस करेगा हम उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। उनमें से पहला लॉस ऑफ टेरिटरी, यानी कोई हमारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करेगा, हमारे ऊपर अग्रेशन करेगा तो हम न्यूक्लियर अटैक से उसका जवाब दे सकते हैं। दूसरा टारगेट इन लैंड्स एंड एयर फोर्सेस, तो इस लिहाज से तो जो 6 तारीख को 6 मई को और 10 मई को भारत जो है ये रेड लाइन तो क्रॉस कर चुका है, हमारी ज़मीनी भी और एयर फोर्सेस के ऊपर भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। इसके साथ वो कहते हैं कि जी चोकिंग इट्स इकोनॉमी, यानी कि अगर हमारी इकोनॉमी को किसी ने चौक करने की कोशिश की तो हम इस हथियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस डैट काज इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन, जो कि बलूचिस्तान के अंदर हो रही है, सारी दुनिया को पता है कि कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो ये बेसिकली उन्होंने कुछ लाइंस दी थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है, ये कभी भी एक हद तक जब तक कि बिल्कुल एंड नहीं हो जाएगा इस ऑप्शन के ऊपर नहीं जाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये सिर्फ़ और सिर्फ भारत को जो है एक तरह से डिटेरेंस के लिए किया है कि वो इतना चौधरी ना बने। लेकिन अब तो खेल वैसे ही बदल गया है, अब तो हमने उनको कन्वेंशनल वार के अंदर इतनी उनकी पिटाई कर दी है कि पूरी दुनिया के अंदर वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इसके साथ ही खबर आती है कि जी F-16 की फ्लीट जो है वो जो हमने उर्दन से ली थी, तमाम F-16 को ग्राउंड कर दिया गया। लोग ये समझे कि शायद हमारे पास जो 76 तैयारे हैं वो सारे के सारे फारिग कर दिए। एक बात को समझने की ज़रूरत है, 1983 के अंदर हमें पहली दफ़ा F-16 अमेरिका से मिले थे रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बाद अगले 4 साल के अंदर हमें 24 से 30 तैयारे जो है ना, बल्कि 34 से 40 तैयारे हमें दिए गए। अब वो जो हैं वो F-16 ब्लॉक 15 है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने लेटेस्ट ब्लॉक 50/52 भी लिया और अब 70 की तलाश में है। तो ये जो तैयारे थे ये 2014 में रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स से लिए गए थे। ब्लॉक 15 के ये थे सेकंड हैंड तैयारे थे, इसमें सिंगल सीटर भी थे और डबल सीटर भी थे, और इनको पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। और जाहिर सी बात है जब इनकी उम्र ख़त्म हुई है 2014 के लिए हुए 10 साल गुजर चुके हैं, तो उनका रिटायर होना ज़रूरी था। आम तौर पे बेसिकली खौफ है भारत के अंदर, हम अगर उनको JF-17 थंडर से भी मारे तो उनको याद F-16 ही रहता है। वहाँ से ये अफवाहें उड़ी थी बहरहाल, जिसकी हमने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान F सीरीज़ चाहे वो F-16 है, 17 ब्लॉक 3
या F-35 यकीनी तौर पे इंटरेस्टेड हो सकता है। अभी हम अमेरिकन हथियारों को किसी भी सूरत बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं कर सकते। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।